न्यायेन राज्यम नयनेन वक्तम। और झारखंड के जो रियल छात्र हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, झारखंड के लोकल लोग हैं जिनको लगा कि बच्चियां भूखी हैं तो लोग वहां जाकर खुद से सेवा करें। वहां कोई बूफे नहीं सज रहा है, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चल रहा है। इमोशनल बीजीएम देखकर आपने कहा कि अरे ये पुलिस वाले गुंडे हमारे बच्चों को मार रहे हैं। अब तक तो वही आया, वो वही क्यों आया और आप तक ये क्यों नहीं जाता है कि चल भोले की नगरी? क्योंकि रील तो ये जेंजी भी बना रहा है जब कांवड़ लेके जा रहा है। उसी समय देश कॉमनवेल्थ में मेडल जीत रहा था, वो मेडल भी जेंजी जीत रहा था। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनगण मन के साथ जीत रहा था। जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। खिलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रील तो इन पर भी बने होंगे, वीडियोस तो इन पर भी बने होंगे, तमाम कहानियां इनकी भी बताई गई होंगी हम जैसे मीडिया चैनल्स द्वारा, लेकिन क्या वो आप तक पहुंचा? Legacy media, you can correct me if I'm wrong, has 5 W's and an H. Where, what, when, who and why. They have 4 V's. It's viciousness, virality, vulgarity and violence. वो पूरा का पूरा एल्गोरिदम जो है, वो चाहे इंस्टा हो, वो चाहे फेसबुक हो, वो काम ही इस आधार पर कर रहा है कि आप कितना वल्गर कंटेंट बना रहे हैं। और ऐसे लोगों के पीछे एक पूरी की पूरी मुहिम जा रही है। क्यों लोग एकदम से तलमला रहे हैं, छटपटाए हुए हैं? क्यों अचानक से जंतर मंतर पर ऐसा एक आंदोलन खड़ा हो गया? इन सब के सिलसिले में जाएंगे तो एक वर्ड आएगा आपके सामने, FCRA। जब विदेशी फंडिंग के रास्ते बंद किए जा रहे हैं तो गजब गजब दौरे हो रहे हैं। ये दौरे जो हैं बेसिकली मैसेजिंग के लिए होते हैं। जैसे सीधे सीधे मार्को रूबियो का कोलकाता पहुंचना तब जब ममता बनर्जी चुनाव हारी। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। वो मोदी को ठोकने आए थे, तो मोदी जी को ठोकने आए थे। मैं और DNP परिवार आपको बार बार बताकर, समझाकर, सिखाकर पिछले कई सालों से हम ये बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना है नेपाल देखने की, उनकी तमन्ना है बांग्लादेश देखने की, उनकी तमन्ना है म्यांमार और पाकिस्तान देखने की। ऐसा देश में हो क्या रहा है? एक चीज बहुत सामान्य तरीके से समझिए कि अगर आपका परिवार भी है और उस परिवार में अगर 5 भी सदस्य हैं तो वो पांचों के पांचों सदस्य बिल्कुल खुश होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। शिकायत हमेशा किसी न किसी को किसी न किसी बात को लेकर बनी रहती है। लेकिन परिवार चलता कैसा है? परिवार चलता है समझाइश से, समझौते से, आपसी सद्भाव से। देश में क्या कुछ इतना सब कुछ खराब है, सब कुछ बर्बाद है और हम एकदम तबाही के कगार पर खड़े हैं, जैसा कि नेपाल में देखा या बांग्लादेश में देखा या श्रीलंका या म्यांमार में या भारत के किसी भी पड़ोसी देश में देखा? बावजूद इसके उनका मकसद बड़ा साफ है, वो मोदी को ठोकने आए थे। आखिर मोदी किस रास्ते में खड़े हैं और मोदी किन लोगों को परेशान कर रहे हैं और मोदी क्यों आखिर किसी के निशाने पर हैं, यह समझना बड़ा जरूरी है। क्यों हमारे बीच इस तरह के टर्म्स बोले जा रहे हैं और अब ये बड़ा कॉमन हो गया है कि ये जेनजी है, ये जन अल्फा है, ये जन बीटा है, जन गामा है, जन जाने क्या है, क्या 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 क्या। मैं जो हूं इस वाले से अलग हूं, ये वाला जो है मेरे से अलग है। ये वाले को ये नहीं आता है, ये सीख भी नहीं पाएगा। मैं जो जानता हूं मैं इसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं। हमारे आपके बीच में एक दुराव खड़ा किया जा रहा है। भारत बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है, कई सारे राज्य हैं, सैकड़ों हजारों भाषाएं हैं, संस्कृति है, कल्चर है। यानी भारत की फॉल्ट लाइंस जो देखें, जहां हमारे और आपके बीच एक लड़ाई करवाई जा सकती है, जैसे भाषा के आधार पर, हमारे आपके चेहरे के रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर,
कपड़े के आधार पर, आपकी हाइट के आधार पर, यानी हमारे आपके बीच बहुत सारा अंतर है। यही तो कहते हैं भारत विविधताओं का देश है। ये विविधताएं अपने साथ जितनी खासियत लाती है, अपने साथ कुछ कमजोरियां भी हैं जहां हमें आपको अलग करने की कोशिश की जाती है। जब बात हिंदू की होगी, सब एक मुट्ठी की तरह होंगे, लेकिन जब आप यादव बनेंगे, हम राजपूत बनेंगे, कोई ब्राह्मण बनेगा, कोई एससी बनेगा, कोई एसटी बनेगा, ये सब खुल गया और सब अलग अलग हैं। फिर इसमें हिंदू कहीं नहीं है। ये देश एक मुट्ठी की तरह है और तमाम आपसी मतभेदों के बावजूद भी जब आपसी सद्भाव से मिल बैठकर आप अपनी समस्याओं पर बात करते हैं, परिवार चलता है और आपको लोग एक मुट्ठी की तरह नहीं देखना चाहते। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर इन्हीं फॉल्ट लाइंस को कुछ लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करके वो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जहां तक हम लोग बार बार बात करते हैं विदेशी ताकतें, फॉरेन पावर्स, फॉरेन फंडिंग, आप ये सोचिए, जो यूरोप खुद ज्वालामुखी पर बैठा है वो भारत की एनजीओज को फंड क्यों कर रहा है? जो अमेरिका के अंदर इतने सारे फॉल्ट लाइंस हैं, ब्लैक और व्हाइट की लड़ाई है, वो अमेरिका आखिर हमारे यहां पैसा क्यों भेज रहा? कोई पैसा किसी को अच्छा बनने के लिए देता है? आप सोचिए। दर्शकों, ये वीडियो वो बच्चे जिनको लग रहा था ये कोई क्रांति है और क्रांति हो रही है, कैसे आपके दिमाग के साथ खेला गया, कैसे नैरेटिव बिल्ड किया गया और कैसे आपको, वो जो मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मैजिक देखने जाते हैं, मैजिशियन से मिले हैं या देखा है मैजिक, तो मैजिशियन आपसे कहेगा मेरी उंगलियों पर देखिए। मैजिशियन जब आपसे बार बार कहता है कि मेरी उंगली पर ध्यान से देखिए, वो उंगली के पीछे जो कुछ करतब कर रहा होता वो नहीं चाहता कि आप वो देखें। वो देखेंगे तो ट्रिक समझ जाएंगे। जिन भी लोगों ने ये कहा कि ये जेनजी का आंदोलन, ये जो जंतर मंतर पर हुआ जेनजी का आंदोलन है, देश का युवा जो है जाग गया है, देश का युवा बेहतर विकल्प चाहता है। 10,000, 20,000, 25,000, 1 लाख, तुम्हारे कहने से, तुम्हारा मन रखने के लिए 2 लाख, इससे ज्यादा लोग तो नहीं होंगे। तुम्हारा मन रखने के लिए 2 लाख बता रहा हूं। नहीं, आदमी वहां 20,000, 25,000 से ज्यादा था नहीं। 25,000 की भीड़ जो सड़कों पर है, जो कैमरे एंगल में रिकॉर्ड हो रही है, एकदम पैन करके ओपन फ्रेम, जिसको हम देश की आवाज बता रहे हैं, हमारे जैसे मीडिया हाउसेस बता रहे हैं कि ये देश के बच्चे हैं और देश की आवाज है। जानते हो कांवड़ लेके कितने लोग जा रहे हैं? सुनिएगा दर्शकों ध्यान से। यूपी सरकार का कहना है कि 4 से 4.5 करोड़, ये नंबर केवल यूपी का है, एक राज्य का। दर्शकों, अगर बिहार और झारखंड जैसे राज्यों को ये जो कांवड़ वाली कहानी है उनको भी जब आप जोड़ेंगे, ये आंकड़ा 10 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। 10 करोड़ 10,000 या 20,000 या 25,000 की भीड़ में कितने गुना का अंतर है, ये आप तय कर लेना। तो सवाल है कि जेनजी जिस 10,000 या 25,000 या 2 लाख, मैंने आपका मन रखने के लिए, भाई लोग नाराज हो जाए, लाखों की भीड़ जो जेनजी क्रांति सड़कों पर कर रही थी, अगर वो जेनजी थी और वही जेनजी इस देश की आवाज है, ये जेनजी कौन है भाई? आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप बिहार में हैं, आप झारखंड में हैं, तो आपको पता है कि सड़कों पर आजकल वो जो भगवा वस्त्र पहने, कांवड़ लिए, बोल बम, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की गूंज के साथ जो बच्चे चल रहे हैं, वो कौन है? वो कौन सा जनरेशन है? और वो अगर देश की आवाज नहीं है जो करोड़ों की संख्या में है, तो ये 10,000, 20,000, 25,000 की भीड़ को कैसे देश की आवाज बना दिया जाता है और बता दिया जाता है? ये पूरा खेल है क्या? और कैसे आपके दिमाग के साथ, आपके सिस्टम के साथ, कह लें आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है और आपको लगता है कि बाप रे, देश में सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद, देश तो अब खत्म हो जाएगा। कैसे ये नैरेटिव बिल्डिंग होता है? हम वही खेल में आ रहे हैं। आपको ये पता था इस वीडियो से पहले? नहीं जानकारी था तो लिखिएगा। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि देश में
करोड़ों युवा हैं जो कांवड़ लेकर जाते हैं। केवल यूपी में अगर 4-4.5 करोड़ का आंकड़ा है, और ये तो मानेंगे ना जो कांवड़ लेकर जा रहा है वो युवा है तो लेकर जा रहा है। कांवड़ लेकर चलना काफी मुश्किल काम है, सैकड़ों किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, जल लेना पड़ता है, जल का अपना वजन है, जाकर फिर आप महादेव के स्थान में वो अर्पित करते हैं। ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है दोस्त, तो वृद्ध व्यक्ति के बस का तो है नहीं। लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये कौन सा जेंजी है, और क्या आपको इसके बारे में पता लग रहा है? आपको तक ये जानकारी उसी त्वरित तरीके से आ रही है जिस तरीके से कोई गाली दे रहा था प्रधानमंत्री को, या कोई देश को गाली दे रहा था, या कोई इस देश की व्यवस्था को खराब बता रहा था, जिस तेजी से आप तक आया? या फिर जिस तेजी से आपने ये देखा कि पुलिस वाले किसी बच्ची को मार रहे हैं, किसी लड़के को मार रहे हैं, पुलिस वाले जो है वाटर कैनन चला रहे हैं, आरएएफ के लोग लाठी से भाज रहे हैं, ये सब जिस तेजी से आप तक आया, और पीछे जो बीजीएम लगा हुआ था, इमोशनल बीजीएम, जिसे देखकर आपने कहा कि अरे ये पुलिस वाले गुंडे हमारे बच्चों को मार रहे हैं। आप तक तो वही आया, वो वही क्यों आया, और आप तक ये क्यों नहीं जाता है कि चल भोले की नगरी? क्योंकि रील तो ये जेंजी भी बना रहा है जब कांवड़ लेके जा रहा है, लेकिन ये आप तक नहीं आ रहा है। लेकिन वही कहीं कोई कांवड़िया हंगामा कर रहा होगा, कहीं कोई झुंड जो है बदमाशी कर रहा होगा या ट्रैफिक तोड़ रहा होगा, आप तक तुरंत आता होगा। इस पूरे खेल को आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये खेल है क्या। मल्लिका बजाज हैं, मल्लिका बजाज जो हैं युवा उद्यमी हैं, स्मिता प्रकाश जी के पॉडकास्ट में आई थी और इनका काफी कुछ रिसर्च है, इसके अलावा भी हम बात करेंगे। इन्होंने कुछ चीजें कही। इन्होंने कहा कि शत्रु बोध का होना बड़ा जरूरी है। शत्रु बोध क्या है ये हम आपको बताएंगे, और खासकर वो बच्चे जो अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो माता पिता जो देख रहे हैं वो बता ही देंगे। आप अपने बच्चों को सिखाइए भाई। मल्लिका बजाज ने यह कहा कि जो लेगेसी मीडिया है, लेगेसी मीडिया जो पारंपरिक मीडिया है, वो क्या फॉलो करता है? वो 5, हमारे यहां हम लोगों को कहा जाता था 5W फॉलो करिए। जबकि जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या जो सोशल मीडिया का दौर है, वो 5V फॉलो करता है। उन्होंने क्या क्या कहा? कहा कि विशियसनेस, वायरलिटी, वल्गरिटी एंड वायलेंस। मतलब सोशल मीडिया पर वो पूरा का पूरा एल्गोरिदम जो है, वो चाहे इंस्टा हो, वो चाहे फेसबुक हो, वो काम ही इस आधार पर कर रहा है कि आप कितना वल्गर कंटेंट बना रहे हैं, आप कितना वायरल होने की ताकत रखते हैं, क्या उसमें वायलेंस है कि नहीं है, और उसमें एक जो कहते हैं ना विशियसनेस, मतलब जहरीली कहानी जो है, कितनी गंदगी है, कितना तीखापन है। और यही कारण है वो कह रही हैं कि जानबूझकर ये जो कहानी जंतर मंतर पर रची गई, आप तक वो सब कुछ पहुंचा। किसी ने किसी को गाली दिया, किसी ने देश को बर्बाद कहा, ये सब कुछ रियल टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाहर से। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। थैंक यू डार्लिंग्स। बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया? आप तक ये सब चीजें पहुंच रही थी। पुलिस लाठी चला रही थी,
पहुंच रहा था, रियल टाइम में पहुंच रहा था। लेकिन ये सब जिस समय हो रहा था उसी समय देश कॉमनवेल्थ में मेडल जीत रहा था। वो मेडल भी जेनजी जीत रहा था। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनगण मन के साथ जीत रहा था। जो हमारे साथ आर्मी का कोच गया हुआ था उसका नाम नरेंद्र राणा था। और फिर वो कई देर तक सोच के मेरे को बोला कि भाईजान एक बात बोलूं। हाँ बोलो। मतलब भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है, आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है, तो मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है। जब पोडियम में जब मैं खड़ी थे सर, और हमारी जो फ्लैग ऊपर जाते हैं और हमारे नेशनल एंथम जब बजते हैं तो सर हम रुक नहीं सकते सर, अपना आप आंसू निकलते हैं। वो बहुत बहुत बढ़िया। मैं उनको कुछ बोलती थी भाई ये तुम्हारे अच्छे के लिए तुम करो, तो अक्सर मुझे वो बोलते थे कि तू के मोदी से मिल रही है। हरियाणवी में बोल देते हैं सर कि क्या तू मोदी से मिली हुई है कि तेरी बात माने। तो आज मैं आपसे मिली हूँ सर, मैं उनको बोल पाऊंगी कि हाँ मैं मोदी जी से मिली हूँ। जी हाँ दर्शकों, ये बच्चे आज प्रधानमंत्री से मिले हैं और इन्होंने अपनी अपनी कहानियां शेयर की। बताया है कि किस तरह का संघर्ष इन्होंने देखा, बताया है कि क्यों तिरंगा जब ऊपर जा रहा था, मीराबाई चानू बताती हैं कि उनकी आंखों से आंसू क्यों आ रहा था, अरुंधति बताती हैं कि उनके जीवन का संघर्ष क्या है, नरेंद्र बताता है कि क्यों एक पाकिस्तानी नरेंद्र नाम से नफरत करने लगता है। ये सारी कहानियां, लेकिन क्या आपको इनके बारे में पता है? क्या आप तक किसी मीराबाई का गोल्ड मेडल जीतने की कहानी रील के जरिए पहुंची? रील तो इन पर भी बने होंगे, वीडियोस तो इन पर भी बने होंगे, तमाम कहानियां इनकी भी बताई गई होंगी हम जैसे मीडिया चैनल्स द्वारा, लेकिन क्या वो आप तक पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? और उसी समय जंतर मंतर पर जो हो रहा था वो सब जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था? आपको दिखाया जो जा रहा है, आप उसी के आधार पर तो किसी देश का आकलन करोगे, अपने देश का आकलन करोगे, क्योंकि आपकी दुनिया अब इंटरनेट है, मोबाइल है, आपके दिमाग से खेला जा रहा है। जो जंजी 10,000 की भीड़ चूंकि उद्वेलित है, आक्रोशित है, गाली गलौज कर रही है, सामने से कुछ भी बोल रही है, रील बन रहा है, पीछे बीजीएम लग रहा है और इंटरनेट पर धक्का धक रील बन रहा है, आप तक जा रहा है। एक जंजी जो कावड़ लेके जा रहा है वो ना हंगामा कर रहा है, ना किसी को गाली दे रहा, वो तो पूजा में लगा है, यानी सही काम में लगा है, तो उसको कौन देखना चाहेगा? इंटरनेट पर उसकी बिक्री कम है। एक जंजी जो देश के लिए मेडल जीत रहा है, देश को गौरवान्वित कर रहा है, उसकी कहानी आप तक जाएगी तो आपके युवा किस दिशा में जाएंगे? अगर कोई मीराबाई चानू से जो है खुद को इंस्पायर करता है या किसी खिलाड़ी से इंस्पायर करता है, मतलब वो सही रास्ते पर जा रहा है। लेकिन किसी का आइडल अगर कोई गालीबाज हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कोई जो झूठ बोलकर नेतागिरी चमका रहा है वो हो गया, आप समझिए कि आपका जो जनरेशन है, पूरे देश की जो युवा कहानी है, वो किस दिशा में जा रही है। दर्शकों, द रौनक पॉडकास्ट में एक वो आए साइबर एक्सपर्ट, इन्होंने ये कहा कि सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान जो कुछ हुआ देश में, इन्होंने ये बताया कि हमने एक प्रयोग किया कि मान लीजिए 100-150 एकदम रियल टाइम पे 100-150 ऐसे प्रोफाइल बनाए गए जिन प्रोफाइल से बीजेपी या राइट विंगर्स या बीजेपी के चाहने वाले, इस तरह के प्रोफाइल्स को फॉलो किया गया। कुछ ऐसे प्रोफाइल बनाए गए जिनसे कांग्रेस अलाइंड या लेफ्ट अलाइंड जो हैं प्रोफाइल्स हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको जो है फॉलो किया गया। कुछ ऐसे बनाए गए प्रोफाइल 100-150, सबका नंबर सेम रखा गया। कुछ ऐसे प्रोफाइल बनाए गए जिनमें बॉलीवुड से जुड़े सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियन, सिंगर्स, इन सबको फॉलो किया गया। और एक ऐसा सेटअप बंच बनाया गया जिसमें हर तरह के लोग, मतलब कुछ बीजेपी वाले भी, कुछ कांग्रेस वाले भी, सब बराबर बराबर मात्रा में इस तरह के लोगों को फॉलो किया गया और बगैर किसी इधर उधर के सबको बराबर जो है सब प्रोफाइल को एक तरीके से स्क्रॉल भी किया गया। हर तरह के बंच ऑफ पीपल जो फॉलो किए गए, फिर जो इंस्टाग्राम या ट्विटर या जिस तरह की भी प्रोफाइल बनाई गई सोशल मीडिया पर, उनको स्क्रॉल किया गया। आपको जानकर हैरत होगी
कि हर प्रोफाइल पर, वो चाहे बीजेपी अलाइन था, वो चाहे कांग्रेस अलाइन या लेफ्ट अलाइन था, वो चाहे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहा है या अलग अलग बंच ऑफ पीपुल्स को सब एक साथ जो फॉलो कर रहा है, हर प्रोफाइल पर पुलिस जो बच्चों को लाठी मार रही है वो दिख रहे थे, बच्चे जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं वही दिख रहे थे, बार बार रिपीटिव, एकदम रिपीटेटिव मोड में बार बार वही उसी तरह का कंटेंट आ रहा था। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि एक एल्गोरिदम है जो यहां कह रही हैं मल्लिका बजाज की वो अच्छी चीज दिखा ही नहीं रहा। वो भारत को, भारत की कहानी, वो मीराबाई चानू की कहानी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की कहानी या कॉमनवेल्थ में जो जंजी भारत का परचम लहरा कर आया है, वो कहानी आप तक जाने ही नहीं दे रहा है। आप चाहे उसको जितनी बार सुना लो, और कोई अभिजीत दिपके या सौरभ दास या आशुतोष रंका कहीं कोई खड़ा होकर कोई बकवास कर रहा है, वो आपकी फीड पर बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। रिपोर्ट यह भी किया गया कि कैसे बच्चों ने पत्थरबाजी की, वहां जो भीड़ आई थी, कैसे इन लोगों ने पुलिस वालों को गाली दी, कैसे उन्होंने पुलिस वालों पर हमले किए, लेकिन वो आप तक पहुंचा ही नहीं। दिखाया वो भी गया है, वीडियो रिकॉर्ड वो भी हुआ है, रील उनके भी बने, लेकिन एक खास तरह का कंटेंट जब आप तक बार बार गया, आपको लगा सरकार बहुत बुरी है, सरकार गलत कर रही है, वहां वो आपके दिमाग के साथ खेल गए। और इसीलिए मुझे लगता है छोटा सा हिस्सा हम आपको मल्लिका बजाज का सुनाएंगे। स्वयं बोध समझने से पहले हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, तो हम शत्रु बोध को समझ ही नहीं पा रहे हैं। एंड आई जेन्युइनली थिंक दैट महाभारत साइकोलॉजिकल मैप है कलयुग का, और उसमें वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं रणभूमि बदली है, कुरुक्षेत्र पीक पे है, और आज हमारा अटैक, वॉर, डिजिटल ग्लोबल पावर्स हैव आल्सो यूज्ड द वर्ड कोग्निटिव वॉरफेयर। वो बात कर रहे हैं इसकी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन लैंड, इट विल बी साइकोलॉजिकल। लेगेसी मीडिया, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हैज 5 W's and an H, where, what, when, who and why. They have 4 V's. It's viciousness, virality, vulgarity and violence. ये 4 उनका एक माइक्रो लूप बनता है। समझ रहे हैं खेल? खेल ये है कि शत्रु बोध का होना बड़ा जरूरी है, जो मल्लिका कह रही है। अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र में थे, सामने भाई, चाचा, पितामह, भीष्म, ये सब है। और जब कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे माधव, ये सामने तो मेरे सारे अपने हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा? कृष्ण जानते थे कि ये सिचुएशन होने वाला है रणभूमि में, कि अर्जुन ये प्रश्न जरूर पूछेंगे उनसे, क्योंकि सब अपने हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि हे पार्थ, अगर ये अपने होते तो रणभूमि में तुम्हारे खिलाफ नहीं होते। आपको शत्रु बोध का होना बड़ा जरूरी है। क्या आज के जो बच्चे हैं, जो भी पत्थर चला रहा था, गाली दे रहा था, क्या उसको इस बात का इल्म है? क्या वो ये समझ पा रहा है कि उसके दिमाग के साथ किस कदर खेला जा रहा है? तुम्हारे मोबाइल पर एक खास तरह का कंटेंट आता है, वो देखकर तुम अपनी जानकारी को पुख्ता मान लेते हो, ऐसा नहीं है। तुमको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, तुमको दुनिया की जानकारी समझनी होगी, भारत की यात्रा देखनी होगी, और फिर तुमको तय करना पड़ेगा कि तुम जहां खड़े हो वहां से आगे की यात्रा होनी कैसे। क्योंकि आज के दौर में जो लोग तुमको सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तबाह दिखाना चाहते हैं, वो जो विदेशी ताकतें हैं, उनकी खुद की बहुत हालत खराब है, और वो दुनिया में इसी माइंडसेट के साथ आए हैं कि उनको लगता है कि गोरी चमड़ी है तो वो दुनिया के मालिक हैं, और उनको इस बात का डर है कि आने वाले समय में भारत का जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी दुनिया को गाइड करेगी। वो पूरी दुनिया के सामने भारत की युवा पीढ़ी खड़ी होगी और वो रास्ता दिखाएगी। उनको इस बात का डर है, क्योंकि वो भारत के दर्शन को जानते हैं, वो भारत की मिट्टी की ताकत को जानते हैं, वो भारत की सभ्यता संस्कृति की ताकत को जानते हैं, वो सनातन की ताकत को जानते हैं, और वो जानते हैं कि जब तक इनको इन चीजों से दूर नहीं करेंगे तब तक मामला बनेगा नहीं। अंग्रेजों ने भारत में गुरुकुल की परंपरा को ध्वस्त कर दिया। जानते हैं क्यों?
गुरुकुल की परंपरा ध्वस्त इसलिए की गई, जब वो आए उन्होंने भारत की जो शिक्षा पद्धति देखी और जो गुरुकुल परंपरा देखी, उससे उनका कोई कभी वास्ता ही नहीं रहा। उनको हमेशा लगा कि भाई ये कौन सी मानव सभ्यता है यार, जहां कोई एकलव्य है जो अपने गुरु के कहने पर अपना अंगूठा दे देता है। और उन्होंने इसको बर्बाद करने के लिए, जिसको हम लोग बार बार पाश्चात्य सभ्यता या इंग्लिश कल्चर कहते हैं, आप सब कुछ विदेशी के चश्मे से देख रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो कुछ आप सोशल मीडिया आज के दौर में यूज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल हमारे पास अपना होना चाहिए, लेकिन जब तक अपना नहीं है, आप जो यूज कर रहे हैं, आपको यह समझना पड़ेगा कि यह विदेशी सामान है, और विदेशी सामान आपके हित के लिए कुछ कर रहा है, यह गलतफहमी आपको निकालनी पड़ेगी। आपको सही और गलत खुद से परखना पड़ेगा। आप मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ दर्शकों, कॉमनवेल्थ इतनी बड़ी घटना हुई, भारत चौथे स्थान पर रहा, मतलब कई पदक हमने जीते, इतिहास का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आपने कॉमनवेल्थ जैसी घटना की कहानी कितनी सुनी, बताइए ना। कितने खिलाड़ियों का संघर्ष आप तक पहुंचा रील के माध्यम से। इवन नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, वो कहानी कितनी पहुंची। नीरज चोपड़ा के साथ एक और जेवलिन थ्रो में हमारे मेडल आया है, वो कहानी आप तक कितनी पहुंची? नहीं पहुंची वो। आप सोचिए क्यों। लेकिन मोदी को कोई लड़की एक कहीं खड़ी होकर गाली दे रही है, वो आप तक पहुंचा, क्योंकि यही नैरेटिव बिल्डिंग है। एक वीडियो सैकड़ों मोबाइल पर जा रहा है, सैकड़ों लोग प्ले कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बाप रे, अब इस देश का युवा मोदी को गाली देना जा रहा है। दुनिया में चल रहा है कि प्रधानमंत्री को देश का युवा तो गाली देता है, देश का युवा कांवड़ लेके जा रहा है, किसी को नहीं पता, देश का युवा मेडल जीत रहा है, किसी को नहीं पता। यह जो नैरेटिव बिल्डिंग का खेल है, और आपके सामने ऐसे हीरो खड़े किए जाते हैं, कृत्रिम हीरो, वो बलून जैसा जिनमें हवा भर दो, कोई सौरभ दास, कोई अभिजीत दीपके, कोई आशुतोष रंका, आपके सामने ये आपके हीरो भगवान। नहीं, ये लड़का किसी विदेशी कंपनी से फंडिंग लेता रहा, आरोप है, लोग लगातार कह रहे हैं, लोगों को ब्लॉक करके भाग रहा है, फंडिंग लेता रहा जीवन भर। 27-28 साल की उम्र में क्या करते हैं, क्या कमाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके का किराया है, किराया 7 से 8 लाख रुपए प्रति महीने। लोग पूछ रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, भाई ब्लॉक करके चला जा रहा है, ये भाई क्रांति कर रहा है, ये आपका आइडल होगा, कोई मीराबाई चानू नहीं होगी, नीरज चोपड़ा नहीं होंगे, अरुंधति नहीं होंगी। आपको उनकी कहानी नहीं पता, क्योंकि इंस्टाग्राम ने आपको सौरभ दास दिखाया, ये है भगवान, इसी को मानो, ये देश में परिवर्तन लाएंगे। जिनको खुद का नहीं पता, जो दुनिया भर से सवाल करने का मादा रखते हैं, और खुद से 2 सवाल हुए तो लोगों को ब्लॉक करके चले गए। ये जो आपको लग रहे थे कि ये कोई क्रांति कर रहे हैं, ये फोटोज आप देख लीजिए कि ये देश में बदलाव लाएंगे, देश में आमूलचूल बदलाव हो जाएगा, सिस्टम बदल देंगे, सब बदल देंगे, ये तस्वीरें हैं इनकी। और झारखंड के जो रियल छात्र हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो महिलाएं उनके पैर दबा रही हैं, बेटियां वहां भूख हड़ताल पर हैं। जानते हैं ये महिलाएं कौन हैं जो पैर दबा रही हैं? ये कोई शबाना आजमी नहीं है, झारखंड के लोकल लोग हैं, जिनको लगा कि बच्चियां भूखी हैं तो लोग वहां जाकर खुद से सेवा करें। वहां कोई बुफे नहीं सज रहा है, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चल रहा है। आज वहां पर विधानसभा तक मार्च भी है। आपके दिमाग से वही है ना कि एक झूठ जो हम लोगों ने पहले सुना, एक झूठ जो आपसे बार बार कही जाए, बार बार कही जाए, एक वक्त के बाद आपको वो शायद सच लगने लगता है। ये सौरभ दास हो या अभिजीत दीपके हो, किसी को नहीं पता। बोस्टन में था, बोस्टन से भगाया गया, सीधे आ गया, यहां कह रहा है कि हम क्रांति करेंगे। अब वो इस देश के सिस्टम, जुडिशरी से लेके चुनाव आयोग तक पे सवाल पूछ रहा है। कौन है ये? हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा।
तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी। देश के प्रधानमंत्री को कॉमनवेल्थ में देश के लिए मेडल जीतने वाले ये बच्चे अपनी कहानी सुना रहे हैं, अपना संघर्ष बता रहे हैं। देश में जिस समय ये सब हो रहा है उसी समय कोई कहीं खड़े होकर कह रहा है कि अब हम चुनाव आयोग से हिसाब लेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। दो लोग आगे से बढ़ के शब्द पूछ रहे, भाई साहब ये जो टाइफाइड में कोक पी रहे हो कहां से आ रहा है? भाई साहब ये जो तुम खड़े हो और पीछे से अमृत विस्की का कार्टून जा रहा है, मेरा यह मानना है दोस्त कि उस कार्टून में विस्की तो नहीं होगी। कार्टून है यार, बस कार्टून। लोग कई बार ब्रेड पकौड़ा, समोसा, हमारे यहाँ प्याज की पकौड़ी होती है वो भी मंगवा लेते हैं। कार्टून में लड्डू भी हो सकता है। अरे यार कार्टून में कुछ भी हो सकता है भाई, तुम लोग विस्की ही क्यों समझ लो? खैर, मेरा तो ये मानना है कि टाइफाइड में कौन सा डॉक्टर आपको बोला कोक पी? अभिजीत जी, इस लेवल का फ्रॉड आपके सामने हो रहा है। एक लड़के ने खुले में एक आदमी का ऐसा काटा कि सोनम वांगचुक बैठे अनशन पे, उसके सामने वो रोज पकौड़ी खाता था, कचौड़ी खाता था, छोले भटूरे, बिरयानी खाता था। सोनम वांगचुक बोलते रह गए कि अरे भाई गजब है यार। कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। दो कहानी है, एक कहीं अपने बाप को गाली दे रहा है, अपनी माँ को गाली दे रहा है, अपने पूरे परिवार को गाली दे रहा है, खानदान को गाली दे रहा है, ऐसी तैसी करके रखी है। दुनिया भर में उसका वीडियो जा रहा है, दुनिया देख रही है। कह रहे अपने बाप को गाली दे रहा है, वाह वाह, अपने बाप को गाली दे रहा है। पड़ोसी देख के मजा ले रहा है कि वाह बहुत अच्छा, अपने बाप को गलिया रहा है। एक दूसरा है जो भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जनगण मन गा रहा है। वो कहानी आप तक जा ही नहीं रही है। रियल स्टोरी कौन सी है मेरे भाई? दुनिया का कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है। मैंने तो शुरुआत ही ऐसे की। परिवार में हर कोई खुश नहीं है यार। 150 करोड़ की आबादी वाला देश है ये, और ऐसे में आप 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोगों को सड़कों पर तो कभी भी उठा सकते। और ये जो जनजी है इसको नहीं पता है कि बाबूजी जो हैं जनरल डब्बा से एसी 3rd, एसी 2nd और एसी 1st तक पहुंचे कैसे। बाबूजी की यात्रा तो सीधे शुरू हुई है एसी 3rd से, एसी 2 से, एसी 1st क्लास से। उन्होंने एसी में ही सफर किया है। बाबूजी का जीवन चला गया जनरल डब्बे में, तरह तरह की खुशबू सूंघते हुए। भाई जनरल डब्बे में भीड़ बहुत होती है, पसीना लोगों को आता रहता है, बहुत बदबू आती है। सूंघते हुए बाबूजी का जीवन निकला है। और उस संघर्ष के बाद अपने अगली पीढ़ी को बाबूजी जो है एसी में चढ़ा रहे हैं, तो बेटे को पता ही नहीं है कि बाप का संघर्ष क्या है। ये एक इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर पर बड़ा वायरल है कि 2014 से पहले क्या भारत था, और ये कहानी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की है, बाकी कहानियां तो छोड़ दीजिए। 2014 से पहले, 2014 के बाद। जनजी हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समझते हो बाबू? कह दो, हम लोग शुद्ध हिंदी में कह दें तो जिससे माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाए। ऐसा 1 किलोमीटर भी रेलवे लाइन डेडिकेटेड पहले नहीं था 2014 से पहले। 2024 तक देश में 2600 किलोमीटर से ज्यादा का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। जो भी है केवल 2014 के बाद हुआ। फिर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, पहले था 665 किलोमीटर, जो आपको आंकड़ा दिखाई दे रहा है, यह 29,830 किलोमीटर का आंकड़ा जो है वो 2024 तक है। अब यह करीब करीब 69,000 किलोमीटर से ज्यादा का हो गया है। भारत ने लगभग अपने पूरे रेलवे नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। आगे जब आप पढ़ेंगे, सोलर कैपेसिटी 2014 से पहले 2.82 गीगावाट था, अब 96.95 गीगावाट से कितने की बढ़ोतरी है?
97% पर। ध्यान रहे ये आंकड़े 2024 तक के। डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ का करते थे, 2024 तक आंकड़ा 21,000 करोड़ हुआ और इस साल तक ये आंकड़े 30,000 करोड़ को पार कर चुके हैं। नेशनल हाईवेज टोटल लेंथ था 73,987 किलोमीटर 2014 तक। अब ये आंकड़ा और बढ़कर इसमें एड ऑन हुआ, 75,387 किलोमीटर ऐड हुए, यानी 87% जो है नेशनल हाईवेज 2014 के बाद बने। अब ये टोटल आंकड़ा 1.5 लाख से किलोमीटर से ज्यादा है। आगे आइएगा एक्सप्रेसवे नेटवर्क, ये 1352 किलोमीटर 2014 तक, 2024 तक 4,118 किलोमीटर, 2026 तक के लेटेस्ट आंकड़े ये हैं कि भारत में 7,000 किलोमीटर प्लस का एक्सप्रेसवे नेटवर्क है जो अगले 10 साल में 40,000 किलोमीटर को पार कर जाएगा। आगे आइएगा, एयरपोर्ट्स की संख्या थी देश में 2014 तक 74 थी टोटल, इस 74 में और जुड़ गए 62, 2024 तक के आंकड़े मैं दे रहा हूं, इस 62 को 80 के पार ले जाइए। इसके अलावा आइएगा मेट्रो रेल नेटवर्क में 2014 तक 248 किलोमीटर, 2024 तक 260 किलोमीटर, अगले 2 साल जो अभी हाल फिलहाल जुड़ेंगे तो ये आंकड़ा करीब करीब 300 किलोमीटर के पार जा रहा है। ये कहानी है दोस्त, एक छोटे से पैरा में लोगों ने बताने की कोशिश की। आप जब तक इतिहास के पन्ने नहीं पलटेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि बाबूजी का संघर्ष क्या था, क्यों बाबूजी आप पर चिल्लाते हैं। जब तक नहीं पता लगेगा कि बाबूजी पढ़े कैसे, दादा का क्या संघर्ष था, तुमको क्या अंदाजा होगा कि ये जो अचानक तुमको एसी मिल रहा है, ये जो सीधे तुम फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर रहे हो या प्लेन में सफर कर रहे हो, ये यात्रा कभी इतनी आसान नहीं थी। ऐसे ही देश की भी एक यात्रा है। उस देश की यात्रा को जब समझोगे तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ यार, इस साल में हम लोग बहुत रुके हुए थे, बाद के सालों में हमने थोड़ी स्पीड पकड़ी, अब हमको और बेहतर करने की जरूरत है। मैंने आपसे कहा कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है और सुधार एक परमानेंट, हमेशा के लिए सुधार, हमेशा के लिए एक प्रक्रिया है। सुधार की गुंजाइश हमेशा है। एक अच्छी चीज को आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छे को बहुत 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 अच्छा कर लीजिए, ये तो अनवरत प्रक्रिया है। लेकिन कुछ लोग आपसे ये बतलाते हैं कि ग्लास खाली है, ग्लास खाली है, ग्लास खाली है। वो आपको ये देखने ही नहीं दे रहे कि आधा ग्लास भरा हुआ है, हमको आधा और भरना है। सबसे बड़ा संकट ये है, जो लोग 1000 स्क्वायर यार्ड के बिल्डिंग में रह रहे हैं, पॉश पार्टियां कर रहे हैं और वो अचानक से कह रहे हैं कि चलो क्रांति गीत गाएं, तो उन पर संदेह करना मुनासिब है। जो लोग आगे से बढ़कर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाएं, प्रधानमंत्री अपना ये दिखाएं, पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं, केवल इनसे ये मांगा गया कि बाबू तुम इसमें कैसे रहते हो, क्या है तुम्हारा उपार्जन का साधन, ये लाखों रुपए का किराया कैसे देखते हो। ये जो सवाल लोगों ने पूछा उनको ब्लॉक कर दिया, जो पूछ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि हम केस कर देंगे। अरे यार, हमारी निजता का हनन हो गया, हमारी सुरक्षा का हनन हो गया। तुम लोगों ने देश की संसद में भीड़ घुसाने का प्लान कर रखा था, वो देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं था। दुनिया भर में जो तस्वीरें जाती तो देश का क्या उससे सम्मान बढ़ने वाला था। और ऐसे लोगों के पीछे एक पूरी की पूरी मुहिम जा रही है। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये कितना सीरियस है मैं बार बार बता रहा हूं। क्यों लोग एकदम से तलमला रहे हैं, छटपटाए हुए हैं, क्यों अचानक से जंतर मंतर पर ऐसा एक आंदोलन खड़ा हो गया। इन सब के सिलसिले में जाएंगे तो एक वर्ड आएगा आपके सामने, FCRA। ये इतना बड़ा मसला हो गया है कि आप देखो, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट मोदी जी से बात करता है, अमेरिकी राजदूत भारत के अलग अलग 3 राज्यों के चीफ मिनिस्टर से मिल रहा है, किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी पादरी के साथ बैठकर पीसी कर रहा है। इस देश में प्रधानमंत्री अगर साधु जी के बगल में बैठ के या कोई चीफ मिनिस्टर किसी साधु के बगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, लोग तुरंत कह देंगे देखिए हिंदुत्व की क्या हो रहा है, तुरंत कहानी हो जाएगा। लेकिन पादरियों के बगल में बैठ के ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ये कह रहा है कि हम कन्वर्जन और नहीं होने देंगे, हम विदेशी पैसों पर देश में हिंसा का खेल और नहीं खेलने देंगे। अभी क्या क्या हो रहा है आप देख लो। टिफनी ट्रंप के पति और सर्जियो गोर, मैंने आपको बताया, जो केरल के दौरे पर हैं,
जब विदेशी फंडिंग के रास्ते बंद किए जा रहे हैं तो गजब गजब दौरे हो रहे हैं। ये दौरे जो हैं बेसिकली मैसेजिंग के लिए होते हैं। जैसे सीधे सीधे मार्को रूबियो का कोलकाता पहुंचना तब जब ममता बनर्जी चुनाव हारी। भारत में एफसीआरए की चर्चा होती है, रूबियो दिल्ली छोड़ के कोलकाता पहुंचते हैं। क्यों? और कहां जाते हैं? टेरेसा हाउस जाते हैं, क्योंकि ये एक मैसेजिंग है। मैसेजिंग अपने इकोसिस्टम को, चाहे जो हो जाए हम आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है। ये खेल बहुत बड़ा है दोस्त, और ये खेल के जड़ में जब जाएंगे तो जड़ ये है कि आपको आपके मूल से काटना है, आपको आपकी संस्कृति, आपकी मान्यताओं से विमुख करना है। वो वॉशिंगटन में बैठकर, ब्रिटेन में बैठकर, कहीं भी बैठकर आपको अपने एल्गोरिदम में नचाना चाहते हैं। एक वीडियो कहीं आपको कुछ मिलेगा, उस 25 सेकंड की रील से वो चाहते हैं कि आप ये तय कर लें कि ये देश आबाद है या बर्बाद है, और आप उनके इस साइकोलॉजिकल गेम में फंस रहे हैं। आपका दिमाग इतना हल्का है क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि हमने ज्ञान अर्जन करना छोड़ दिया है, हमें इतिहास से दूर किया जा रहा है, हमें इतिहास से कोई मतलब नहीं है। और यही कारण है कि जो हम इतने आज में जीने लगे हैं कि चूंकि आज की कहानी हमको आज के हिसाब से नहीं, कोई व्यक्ति अपने हिसाब से बता रहा है। कल नहीं जानोगे तो कैसे पता लगेगा कि आज जहां हो आगे बढ़े कि पीछे ही रह गए। लेकिन जब तुम आकलन ही केवल आज के आधार पर करोगे तो तुमको सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तबाह लगेगा, क्योंकि कुछ लोग तुमको अपने हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जानकारी का अभाव है। तुमको पता ही नहीं है कि जो लोग खरंजे पे चले हैं उनको जब पीच वाला रास्ता मिला है, ये एक्सप्रेसवे मिले हैं, ये हाईवेज मिले हैं, तो ये कितना खुशनुमा है। तुम तो एक्सप्रेसवे देख रहे हो तो तुमको लग रहा है कि एक्सप्रेसवे तो है, इससे आगे क्यों नहीं कुछ हो रहा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।